हम समझ चुके हैं। अब क्या हो गया, समझने के बाद सॉल्व करने में भी आना चाहिए कैसे क्या होता है। अब देखिए, हम जब सेंटर ऑफ द मास की बात करते हैं, अगर मेरे पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल मतलब छोटा सा मान लेते हैं, छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं, तो इसका मान लीजिए मास m है, तो इसका सेंटर ऑफ द मास क्या होगा, इसके सेंटर में होता है, इसी बीच में ही होगा, है कि नहीं। अब एक चीज सही है, हम एक की बात ही नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स की बात करें। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था, इसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा मतलब बॉडी है सेम m2 है, दोनों अलग अलग मास है इसलिए हम m1 m2 लिखे। अब पता करते हैं कि इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों का जो कर सेंटर होता है, इस दोनों सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स हो गए, एक पार्टिकल है तो सिंगल पार्टिकल है, दो है तो सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स में आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक नहीं। तो पूछो कि इन दोनों का सेंटर ऑफ द मास कहाँ आएगा, तो कैसे होगा, देखिए अगर हम मान लें हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, हाँ तो हम क्या करें, मान लो पहले ऑब्जेक्ट पे, तो अगर हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए इसका m था m1 था, तो इसका सेंटर ऑफ द मास क्या हो जाएगा, m1 ही होगा, m1 नहीं, मान लीजिए सर इसका पोजीशन हम जीरो ले रहे हैं तो जीरो पे ही होगा, अगर हम कहीं से और गिर रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 2 मीटर पे है, 2 मीटर पे है तो 2 मीटर पे होगा, एक्स एक्सिस पे मान लीजिए आई कैप ले लेते हैं, ठीक है नहीं, तो इसके सेंटर में होगा। अब हमारे पास दो पार्टिकल आ गए हैं m1 और m2, और मान लीजिए हमारा जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक्स एक्सिस और वाई जेड एक्सिस में है, इस और जो ऑब्जेक्ट रखे गए एक्स एक्सिस में रखे गए, एक्स एक्सिस, हाँ पूरा एक्स एक्सिस है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास इनके बीच में जो दूरी है सेंटर से d है, मैं पूछूँ कि इसका बताइए सेंटर ऑफ द मास कहाँ होगा। अगर हम यहाँ से कंसिडर करें तो भाई सीरीज बात है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस पे जीरो होगा, है कि नहीं, ये होता है जीरो पे होगा, ये यहाँ से d है तो यहाँ के बीच में क्या होगा, ये d डिस्टेंस पे होगा। तो इसका सेंटर ऑफ द मास कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, तो सेंटर ऑफ द मास हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना डिस्टेंस है d अपॉन, दोनों को जोड़ लीजिए m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय m2 लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है और d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेंटर ऑफ द मास ये हो जाएगा किसके लिए, इस सिस्टम के लिए, हाँ। और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया, ऐसा नहीं कि पहले फॉर्मूला वाला बना फिर हुआ है, नहीं, पहले इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किए होंगे कि ऐसा हो रहा है, ये चीज़ उस पर लागू हो रही है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जनरलाइज कर लेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या हो, दोनों ऑब्जेक्ट हो, क्या मान लीजिए जो हमारे पास m1 हो और m2 हो, दोनों सेम हो, मीन्स मान लीजिए m हो, तो क्या होगा, तो देखिए इसको हम करें तो m हो जाएगा नीचे m प्लस m डी m अपॉन 2m डी, तो 1/2d। तो सेंटर ऑफ द मास क्या कहना चाह रहे हैं, बीच में आएगा। और ध्यान से सोचिए क्यों नहीं होना चाहिए सेंटर ऑफ द मास बीच में, होना ही चाहिए अगर दोनों मास सेम है। अब मान लीजिए इसका मास m है, इसका भी मास m है, सेम मास है और इनके बीच में डिस्टेंस d है, तो सेंटर ऑफ द मास कहीं और होना ही क्यों चाहिए इनको। अब देखिए मान लीजिए ऐसा समझिए, सेंटर ऑफ द मास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ लोग पहुंचना चाहते हैं। अब m1 है, इसके बाद भी सेम स्ट्रेंथ सेम पावर, समझने के लिए m1 है ये भी m के बराबर है, m2 है ये भी m के बराबर है। तो सेंटर ऑफ द मास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मतलब बीच में ऐसा पॉइंट है जिसको मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट जिसको चाहना चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं, है कि पाना चाहते हैं। अब दोनों क्या है, m1 m2 दोनों m है, मीन्स दोनों बराबर है। अब जब दोनों की बराबर है, दोनों की जो पाने की क्षमता है, जो भी स्ट्रेंथ है, सब कुछ उसके बाद बराबर है। जब दोनों के पास बराबर स्ट्रेंथ है जो भी है, तो पता है ना, जब जो सेम पर्सन जो सेम स्ट्रेंथ के होते हैं, जब झगड़ा करेंगे कभी झगड़ा खत्म ही नहीं होता है, हाँ मतलब कोई कौन हारे कौन जीते कुछ फर्क नहीं, पता नहीं चलेगा। तो सोचिए अगर हमने इसके नज़दीक बोल दिया कि सेंटर ऑफ द मास है, तो इसको तो बुरा लग जाएगा कि भाई मेरे पास सेम स्ट्रेंथ है, सेम कुछ है, तो इसके पास क्यों जा रहा है। अब इसको मान इधर भेज दिया तो बोलेगा, ये भी बोलेगा भाई सेंटर ऑफ द मास मेरे इसके पास नज़दीक क्यों आ रहा है, मेरे पास भी सेम स्ट्रेंथ, मेरे पास भी सेम पावर, उसके पास क्यों जा रहा है। तो बोलेंगे चलो भाई तुम दोनों किसी का नहीं, तुम दोनों सेम है तो बीच में लिख लेते हैं, किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो इसलिए सेंटर ऑफ द मास बीच में d/2, ठीक है। ये समझाने के लिए, ऐसा कहानी है नहीं, समझाने के लिए। जब सेम स्ट्रेंथ है, पावर है, कैपेबिलिटी है, तो क्यों किसी और के पास जाओ, मतलब बीच में आओ भाई, क्योंकि उसका भी सेम है, मेरे पास भी सेम है, हाँ स्ट्रेंथ, तो आप बीच में आएंगे। अगर मेरे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो मैं अपने ही चलूँगा, अगर मान लीजिए m1 क्या हो ज़्यादा हो जाए m2 से, तो बोलूँगा कि भाई मेरे पास स्ट्रेंथ है मैं ही चलूँगा, तो मेरे नज़दीक आ जाएगा थोड़ा सा सेंटर ऑफ द मास, हाँ। अगर m2 ज़्यादा है m1 से तो यही चलेगा नज़दीक, है कि नहीं। तो समझने के लिए है, तो सही बात बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, सही कि सेंटर ऑफ द मास हाफ होना चाहिए अगर हम लोग m1 = m2 करते हैं। तो ये तो नॉर्मल फॉर्म है जब हम सेंटर ऑफ द मास का अनुमान के चल रहे हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है m1 के सेंटर ऑफ द मास पे चल रहे हैं।
मतलब इसके बीच में मान के चल रहे हैं। अगर मान लेते हैं, ये तो फॉर्मूला होगा, एक और दूसरा लेते हैं। दूसरा केस करते हैं कंसीडर जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब हम जैसे माने कि पहले ऑब्जेक्ट के सेंटर में हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। अब हम ओरिजिन हमारा मानते हैं कि हमारा एक सिस्टम ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, दूसरा यहाँ पे है, सेम। इसकी डिस्टेंस डी है। अभी इससे कितना दूर है, सेंटर से लेंगे तो x1 दूरी है, और यहाँ से इसके बीच में दूरी x2 है। अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा गया है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा गया है, मतलब वन एक्सिस, सिंगल एक्सिस है, 1D में। तो अगर मैं इसमें सेंटर ऑफ द मास का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आया था फॉर्मूला, मतलब डिराइव किया गया है, डिराइव नहीं किया गया है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके उसको जनरलाइज किया गया है, बताया गया है। तो सेंटर ऑफ द मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, m1 x1 m2 x2 अपॉन सम ऑफ द मासेस। अगर आप देखिए ना, सेंटर ऑफ द मास एक एवरेज टाइप का दिख रहा है। क्या है, एवरेज डिस्टेंस, और इसे जो हम ओरिजिन मान के चल रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन मान के चल रहे हैं, वहाँ से मेरा डिस्टेंस क्या है, उसे मल्टीप्लाई कर लो मेरा मास, है कि नहीं, और सबको ऐड कर लो। देखिए क्या दिख रहा है ऊपर, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नीचे नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब देखिए जो हमारा ऑब्जर्वेशन है मास का है, कितने में है, कितने बार मास यूज़ किया गया है। समझिए कि हमारा x1 x2 क्या है, लेंथ है, m1 बता रहे कितना लेंथ है, मतलब वो चीज़ कितनी बार है, फ्रिक्वेंसी समझ सकते हैं। समझ लो क्या होता है ऊपर, यह है f1 x1, पढ़े होंगे fi xi, सम ऑफ दी fi xi, मीन्स कि मान लीजिए मेरे पास x1 है, वैसे मान लीजिए 1 2, मान लीजिए मेरे पास 30 मीटर 30 मीटर 20 मीटर 25 मीटर, ऐसे करके बहुत सारे हैं, फिर ऊपर 30 मीटर 25 मीटर। तो देखेंगे 30 3 बार है ना, तो हम लोग क्यों लिखे 3 बार 30, एक लिख देते 2, क्या लिखेंगे 3 इंटू 30 लिख देते थे, प्लस 25 एक 2 बार है, 2 इंटू 25, प्लस 20 एक बार है तो 20। अब देखेंगे कितनी बार यूज हुआ है, 30 3 बार है तो 3 बार, प्लस 25 2 बार है 2 बार, प्लस 1। तो क्या ये देखिए एवरेज टाइप का कुछ, यहाँ पे क्या हुआ एफ आई, मतलब कि ठीक है मेरे पास कोई ऑब्जर्वेशन है, कितने बार है 3 बार है, मैं 3 बार ऐड करने से अच्छा क्या करूँ 3 बार लिख देता हूँ। वही चीज़ है, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ जो लिख रहा हूँ, कितने बार है 3 3 6, तो 3 3 6, मीन्स क्या है एक टाइप का ये एवरेज है, क्या है एवरेज है। तो देखेंगे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नीचे नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। m1 m2 क्या दिखा रहा है कि वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार है, x1 x2 क्या बता रहा है कि ठीक है जो ऑब्जर्वेशन लिया गया है क्या है, कितना लेंथ है उसकी। तो लास्ट में क्या मिलेगा, हमें एक एवरेज मिलेगा। और एवरेज जो मिलता है पता है आपको, एक ओवरऑल इफेक्ट दिखाता है। कभी भी आप पढ़े होंगे जब एवरेज के बारे में, तो एवरेज क्या होता है, एक ओवरऑल इफेक्ट होता है कि जहाँ पे हम क्या बात करते हैं ओवरऑल इफेक्ट की। अब किसी क्लास में गए हैं, किसी प्रिंसिपल को पता करना है कि क्लास टीचर से कि बताइए आपके क्लास का ओवरऑल इफेक्ट क्या है, मीन्स कैसा क्लास है आपका। तो टीचर ऐसा नहीं बोलेंगे कि पहला स्टूडेंट खड़ा जाओ बताओ अपना मार्क्स कितना आया, दूसरा ऐसा नहीं बोलेंगे, सर प्रिंसिपल बोलेंगे नहीं भाई मुझे एक से नहीं जानना, ऐसे करके जाएंगे, बहुत टाइम जाएगा, पूरे क्लास स्कूल में जाते जाते मेरे दिन बीत जाएंगे, 2 3 दिन लग जाएंगे। तो बोलेंगे मैम आप क्या करिए ओवरऑल बताइए कैसा इफेक्ट है, एक दो से मुझे नहीं करना है। तो बोलेंगे सर देखिए हाँ 100 बच्चे हैं, 100 में से 20 लोग टॉप किए 90 प्लस है, हाँ 20 लोग थोड़े से 50 प्लस नीचे हैं, बाकी 50 और 80 के बीच, 50 और 90 के बीच में है। तो सर बोलेंगे ठीक है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो गुड है, अच्छा है। मतलब अगर उसी में क्या होता कि 70 लोग 80 प्लस होते तो बोलते बहुत अच्छा है, ठीक है नहीं। तो हम ओवरऑल इफेक्ट की बात करते हैं। तो एवरेज क्या होता है, ओवरऑल इफेक्ट होता है। सेम सेंटर ऑफ द मास क्या होता है, सभी सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स का एवरेज लेते हैं। एवरेज किसका, डिस्टेंस का एवरेज। और वो डिस्टेंस आता है, एक ऐसा डिस्टेंस आता है एवरेज डिस्टेंस जहाँ पे क्या होता है सभी पार्टिकल का ओवरऑल इफेक्ट होता है, जहाँ पे सभी पार्टिकल के मास कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ द मास, ठीक है। तो देखिए कुछ टाइप का फॉर्मूला तो लिख के दिखा दिया मैंने आपको। तो सेंटर ऑफ द मास अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ द मास क्या होगा, m1 x1 m2 x2 m1 m2। ध्यान से देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा x1 है, अभी x1 पे मतलब हमारा जो पहला पार्टिकल है m1 वाला, ये सेंटर अब क्या है ओरिजिन बनाते हुए यहाँ पे थोड़ा सा आगे। अगर हम मान लेते हैं अगर हमारा x1 क्या होता है 0 पे होता, जब हमारा x1 0 पे होता मतलब हमने इसको ऐसा कर दिया है, तो m2 क्या हो जाता, तो m2 क्या है, x2 है। जब ये x1 मान लीजिए हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, देखिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट कर सकते हैं, है कि नहीं, आपने पढ़ा है स्केलर वेक्टर में। तो अगर हम इसको 0 मान लेते तो अपने पे डी हो जाता, तो x2 क्या हो जाता d, अगर हम x1 को 0 मान लेते, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में तो x1 को हम 0 मानते हैं, x2 पर हम डी हो जाता। तो अगर इसको देखें सेंटर ऑफ द मास क्या हो जाता है यहाँ पे, m1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 को,
यहाँ पर कर देंगे m2 का मल्टीप्लाई d से, नीचे m1 प्लस m2, तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला XCOM, m1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 तो m2 इंटू डी मीन्स इधर लिखते हैं हम लोग m2, नीचे m1 प्लस m2 इंटू डी। तो देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम मान लेते कि हमारे पास m2 गायब होता, m2 0 होता, तो क्या होता है, मान लेते हम ऑब्जेक्ट हटा देते। आपको पता है जनरली अगर हम m2 को हटा दें तो हमारा सेंटर ऑफ द मास क्या आएगा, इस पार्टिकल के बीच में आएगा। अगर वो 0 पे है तो 0 पाएगा। हम चेक कर लेते, अगर हम m2 का कर दे 0 कर दे, जैसे हम m2 को यहाँ पे 0 करेंगे सेंटर ऑफ द मास क्या हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई किसी भी करें 0 आएगा, तो 0, तो सेंटर ऑफ द मास आ जाएगा। तो देखिए जो हमारा कंडीशन आया है एक्स सेंटर ऑफ द मास को, ये एक जनरल फॉर्म है 2 पार्टिकल के लिए, और सभी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है, चीज़ों को होल्ड कर रहा है। मीन्स ये जो हम फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के भी गए तो पाया गया कि ये सब पे क्या कर रहा है, लागू हो रहा है। मीन्स ये अच्छा सही फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है किसी 2 पार्टिकल के लिए। अब हमें 2 पार्टिकल से बात नहीं करना है क्योंकि सिस्टम ऑफ द पार्टिकल में 2 पार्टिकल होंगे नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें, क्या करना है, जनरलाइज कर लेते हैं।